सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो एक बहुत ही सरगर्मी वाली चर्चा इधर विगत कुछ महीनों से हो रही है। यूं तो यह चर्चा भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई थी उस समय से ही कर रही है। जब 1947 में आक्रमण किया पख्तून के अफगानियों ने, कबीलों ने, तो उस समय जो कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, तो महाराज हरि सिंह से जो नेहरू थे वे काफ़ी चिढ़ते थे। तो नेहरू जी उससे काफ़ी चिढ़ते थे। उसके कारण जो है कभी भी वो उनकी सलाह को वे नहीं मान रहे थे। और वो जो कबायली सब थे उसमें पाकिस्तान के भी सैनिक थे, वे चढ़ते चले गए। जब तक नेहरू रिस्पॉन्ड करें, बाद में आकर के फैसला लें उस विषय में, तब तक तो बहुत सारा हिस्सा कब्जा हो चुका था। तो आज जो हिस्सा वो कब्जा हो गया वह आज भारत की तरफ से पीओके कहलाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। और पाकिस्तान ने उसे आज़ाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान इस दो भाग में बांट दिया। तो गिलगिट बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर नाम से दो भाग में उसको बांट दिया। वहाँ पर एक प्रधानमंत्री भी आज़ाद कश्मीर का चुना जाता है, राष्ट्रपति भी चुना जाता है, लेकिन मूलतः वे जो है इसी तरह से नाम के हैं, वो पाकिस्तान का ही वहाँ प्रभाव चलता है, उन्हीं के देख रेख में सब कुछ वहाँ होता है। अब वहाँ का विकास वैसे हो नहीं पाया उतना। वहाँ की जो आबादी है वो लगभग 50 लाख के आसपास है। अब यह जो क्षेत्र जो चला गया, तो भारत का अफगानिस्तान के साथ सीधा संबंध नहीं हो सकता, और इसके कारण जो सेंट्रल एशिया के जो देश थे उनसे भारत का संबंध, व्यापार सीधा होना असंभव हो गया। भारत को यह नुकसान हो गया। और दूसरी ओर गिलगिट बाल्टिस्तान के कुछ हिस्से को पाकिस्तान ने चीन को भी दे दिया। चीन भी बढ़ गया और भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी हो गया। अब वहाँ पर सिपेक नाम का वह चलाया जा रहा है परियोजना, पाकिस्तान और चीन के सहयोग से। हालांकि अभी तो कुछ कार्य बंद हैं, लेकिन उस योजना के कारण चीन का प्रभाव, दखल और बढ़ गया। चीन मांग रहा है कि भाई आप लोग जो है हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम अपनी सेना भी रखेंगे। कहने का मतलब है कि चीन किसी न किसी बहाने अपनी सेना वहाँ रखना चाह रहा है और उसको एक वो अड्डा बनाना चाह रहा है, सैन्य बेस बनाना चाह रहा है। पाकिस्तान गरीबी के कारण कर्जे में भी दबता जा रहा है और चीन से कर्जे भी लेता है। चीन कहता है कर्जा तो देंगे, बदले में ये हिस्सा दे दो। वो तो भारत धमका रहा है कि भाई तुम मत लो, क्योंकि यह हिस्सा हम लोग का है और हम लोग यह हिस्सा किसी भी हालत में लेके रहेंगे। इन कारणों से थोड़ा सा चीन झिझक रहा है, अन्यथा वह उसे लेना ही चाहता है। अब भारत
के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया कि पीओके हम लेके रहेंगे। धारा 370 हटा दी कश्मीर की, 35A हटा दिया। अब बहुत ही ज़्यादा जोर शोर से भारत सरकार तैयारी कर रही है। रक्षा मंत्री ने भी बयान दे दिया। कई जो मिलिट्री के कई अधिकारी थे उन्होंने भी यह कह दिया कि भारत की सेना तैयार है, जब आदेश मिल जाए सरकार की तरफ से तो हम लोग पीओके ले लेंगे। अब यह बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि क्या भारत को पीओके ले लेना चाहिए। इस विषय पर अभी कोई बहुत ज़्यादा जनमत संग्रह नहीं किया गया है। कोई न ही सभी राजनीतिक पार्टियों में कोई बहुत बड़ी बहस हुई है इसके क्या क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं। पहली बात यह है कि क्या हम ऐसे हिस्से को लेने के लिए सोचें जो हिस्सा इस तरह का है जहाँ के लोगों को यह ट्रेनिंग दी गई है भारत के विरुद्ध, जिनको ट्रेनिंग दी गई है, जिनको सिखाया गया है, जिनमें रच बस गया है, जो भारत के खिलाफ नारे लगाते हुए जो 70 वर्ष गुजारे हैं, तो क्या उनको लेना चाहिए? उनको मिला लेंगे। यदि वे मिल भी गए तो वह क्या प्रॉब्लम नहीं हो जाएंगे भारत के लिए? विशेषकर हिंदुओं के लिए वह एक बहुत बड़ी समस्या बन सकते हैं। वो गरीबी भूखमरी के शिकार हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं किया गया है। तो यदि वे मिलना भी चाहें, मिल भी जाएं, तो भारत के लिए एक आर्थिक बोझ के रूप में आएंगे। यह ठीक है कि वहाँ की वादियाँ बहुत सुंदर हैं, वहाँ खेती में भी फल फ्रूट और मेवे वगैरह होते हैं, मक्के वगैरह इन सब की खेती होती है, आम की खेती होती है, सेब वगैरह होते हैं। लेकिन फिर भी वे गरीबी की हालत में हैं। अब उनकी गरीबी का जिम्मा भारत ले लेगा। अब भारत जब उसको मिलाएगा, एक तो मिलाना मुश्किल है, लेकिन अगर एक बात समझ लेते हैं कि भारत मिलिट्री एक्शन से मिला लेता है तो कितनी दिक्कत आ जाएगी। ऐसे ही भारत पीड़ित है जिहाद से, ऐसे जिहादियों से। वहाँ 50 लाख जिहादी और आ जाएंगे जो भारत में आकर के उपद्रव करेंगे, हिंदुओं को सताएंगे, धर्म परिवर्तन का ड्रामा करेंगे, फिर वही मस्जिद और ये सब करना, बनाना, चारों ओर लव जिहाद करना, ये सब वे छोड़ेंगे नहीं। उनकी तो वही आदत है, वही ट्रेनिंग है, वही शिक्षा है, तो वही करेंगे। तो बिन बुलाए एक सिरदर्द सामने आ जाएगा। और जब वे भारत के साथ एकजुट हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो वे उम्मीद भी करेंगे, चिल्लाएंगे भी कि भाई हमारे लिए ये किया जाए, विकसित किया जाए। सरकार को देना पड़ेगा। वो पैसा कहाँ से आएगा? हिंदुओं के ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा, वह टैक्स जो है उधर जाएगा। हिंदुओं की कमाई पर वे फलेंगे फूलेंगे और फिर हिंदुओं के विरुद्ध में ही खड़े हो जाएंगे। अभी तो पाकिस्तान से भी युद्ध भी करना पड़ेगा। एक न्यूक्लियर शक्ति है पाकिस्तान भी और भारत भी, तो न्यूक्लियर फ्लैश आउट हो सकता है बहुत, अगर गुस्से में आ जाए। और यह युद्ध जितना आसान सोचा जाता है उतना आसान भी नहीं होगा। जैसे रसिया ने सोचा था कि यूक्रेन को तुरंत ले लेंगे कब्जे में, तो उस तरह से ही अगर भारतीय सोचे कि हम इस हिस्से को तुरंत कब्जे में ले लेंगे पीओके, और मुस्लिम देश साथ देने लग जाएं, तुर्की साथ देने का वादा भी कर दिया है अपने कुछ सैनिकों को, जिसको सादात
वे लोग कहते हैं, तो उन सैनिकों को भेजने की बात कर दी है। तो इस तरह से वह युद्ध बढ़ भी सकता है, लंबा खींच सकता है, भारत के लिए खर्चे का विषय हो सकता है। और तमाम खर्चों के बावजूद, तमाम कोशिशों के बावजूद भी अगर हासिल कर दिया भारत, तो कुछ समस्याएं तो भारत के सामने आएंगी। उससे कैसे निपटा जाए, ये भारत सरकार को सोचना होगा। इसको मिला लेने से यह तो जरूर होगा कि अफगानिस्तान के साथ सीधा संबंध स्थापित हो जाएगा, सेंट्रल एशिया के साथ संबंध बनाया जा सकता है, चीन को कंटेंट किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, उसके बढ़ाव को। लेकिन इसके मध्य एक रास्ता है। वह रास्ता यह है कि भारत जो है एक कॉरिडोर कब्जा कर ले, जैसे कि जो आबादी रहित हो, वहाँ की आबादी को हटा भी दे, और हल्की फुल्की आबादी है तो उसे रखा भी जा सकता है। एक कॉरिडोर ले ले जो कि चीन को भी रोक दे बढ़ने से, चीन के हस्तक्षेप को भी, सीधे पाकिस्तान और चीन का संबंध जो है, जो बन रहा है, उसको तोड़ दे। इस तरह कॉरिडोर हो और अफगानिस्तान से वो मिलता हो, यानी इतनी ज़मीन जो भारत के कश्मीर से लेकर के अफगानिस्तान तक हो, और जो पतला सा कॉरिडोर जैसा हो, पूरी लंबी चौड़ी ना हो, इतना ही हो कि भारत का संबंध उधर स्थापित हो जाए, ताकि व्यापार की सुविधा हो जाए सेंट्रल एशिया से और रसिया से भी, उधर से, और इधर चीन को भी रोक दिया जाए और पाकिस्तान को भी रोक दिया जाए। यह विकल्प जो है, मध्य का विकल्प है, यह अच्छा होगा। और साथ ही साथ जो पीओके की आबादी है, उस आबादी को भारत सेकुलर करने में लग जाए और एक्स मुस्लिम बनाने में लग जाए, वहाँ पर एक्स मुस्लिम को बढ़ावा दिया जाए। आज जो पीओके का मुजफ्फराबाद है, तो उस स्थान को एक्स मुस्लिम आबादी में कन्वर्ट करने की भारत कोशिश करे, और धीरे धीरे उन्हें सनातनी बनाए। यदि वे सनातनी हो जाते हैं तो भारत को मिलाने में कोई हर्ज नहीं है, फिर वे एक एसेट होंगे, एक लायबिलिटी नहीं होंगे। अभी तो वे एक लायबिलिटी हो जाएंगे, प्रॉब्लम खड़े करने वाले में से हो जाएंगे। तो भारत को इस लिहाज से देखना चाहिए, आबादी के लिहाज से। वे भारत समर्थित हों, वहाँ पर इतने काम हो, भारत की एजेंसियाँ इतना काम करे कि वहाँ की आबादी भारत में मिलना चाहे, वहाँ की आबादी की मनोदशा बदल जाए, और जो उनमें धर्मांधता है, कट्टरता है, वह विनष्ट हो जाए। वहाँ पर एक्स मुस्लिमों की संख्या बढ़ा देनी पड़ेगी। वैसा करने के बाद ही जो लॉजिकल माइंड वाले वहाँ से तैयार हो जाएं, तब फिर उनका इनकॉर्पोरेशन हो जाए, उनको समाहित कर लिया जाए भारत में, तो भारत के लिए अच्छा रहेगा। आसानी से तुरंत ले लेने से ठीक नहीं है। अभी भारत को तो कॉरिडोर ही हासिल करना चाहिए, एक बफर जोन हो जाएगा। पाकिस्तान, पीओके, अफगानिस्तान और चीन के मध्य एक बफर लैंड वहाँ तैयार किया जाए। तो उतना लंबा चौड़ा कॉरिडोर भारत सरकार हासिल करे, तो मेरी तो यही सलाह है। वैसे कुछ लोग चाहते हैं कि मिल जाए, अखंड भारत की बात होती है कि मिला लिया जाए, लेकिन उतनी बड़ी मुस्लिम आबादी हिंदुओं के लिए कितना बड़ा सरदर्द हो जाएगी, इस पर लोग विचार नहीं कर रहे हैं। और जो सरकारें बनती हैं केंद्र में, उसमें भी प्रभाव आ जाएगा वहाँ से। तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को कदम फूंक फूंक करके रखना चाहिए, कोई बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए पीओके के लेने में। इन सभी मुद्दों पर काम करने के बाद ही कदम आगे बढ़ाने चाहिए, अन्यथा युद्ध में भारत घुस जाए और बहुत विपत्ति में फंस जाए, और जीतने के बाद भी वह चीज़ हाथ लगे जो सिरदर्द हो जाए,
तो फिर क्या फायदा। हरि ओम।